जनपद गाजीपुर में आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। वीर अब्दुल हमीद के उस धरती पे जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में यहाँ पे शहीद होकर के यहाँ के गौरवान्वित किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो ईवीएम के ज़रिए कैसे जीत हासिल किया जाता है, जबकि तमाम बड़ी पार्टियाँ इसकी मुखालफत नहीं कर रही हैं, सिर्फ सिवाय आपके। पार्टियां मुखालिफत करती है या नहीं करती है, उससे ईवीएम निर्दोष है ये साबित नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, तो पार्टियों के कहने का कोई मतलब है? आपको ये बात समझ में आती है? नहीं समझ तो नहीं, आंदोलन नहीं पड़ रहा, जनता खामोश चिल्ला रही है, पुकार रही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टियां क्या कहती है ये एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक अधिकार है ना जी, ईवीएम मशीन को जांचने का, जी है ना। हाँ। तो जांचने के बाद उसने निर्णय दिया कि इसमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी इसका मतलब है ये ईमानदारी से चुनाव करने वाली मशीन नहीं है। इसका मतलब घोटाला होता है जी। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद भी किसी और को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। सरकार फिर क्यों नहीं मान रही बात आपकी? हाँ? सरकार फिर बात क्यों नहीं मान रही है? सुप्रीम कोर्ट जब करे ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। सरकार इसलिए नहीं मान रही है या चुनाव आयोग इसलिए नहीं मान रहा है कि जनता इसके बारे में जागृत नहीं है, इसलिए तो जनता को जागृत करने के लिए हम 1 महीना जागृत करने के बाद ही 13 पार्टी की मीटिंग ईवीएम पर दिल्ली में हुई कि नहीं हुई? हाँ। तो ये जनता को जगाना जरूरी है। जनता जाग गई कि वो ठीक हो जाते सारे लोग। जनता ने दुनिया के डिक्टेटरों को ठीक कर दिया, नहीं किया? जी। भारत के नहीं, दुनिया के डिक्टेटरों को ठीक किया। दूसरी बात मैं जानना चाहूँ, क्या देश की तमाम सियासी पार्टियां जितनी, ऑल पार्टी जितनी हैं आपके, सत्य के हक पूछने का हक क्या नहीं रखते हैं कि हक नहीं रख पाती है, वो सच नहीं बोल पा रही? देखो, पॉलिटिकल पार्टी कोई न कोई लीडर चलाता है और वो लीडर जो चलाता है वो 2 नंबर के धंधे में लिप्त है। अब मोदी ने उनकी कमजोरी पकड़ी हुई है तो वो चुप रहता है कि ज़्यादा बोलूँगा तो मोदी पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, इस वजह से डरे हुए हैं। ये बात है। ये महात्मा गांधी के सिलसिले में हमारे इसी जनपद के पूर्व मंत्री इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, राज्यपाल है, उनके द्वारा कहा गया है कि नेहरू के बारे में जो टिप्पणी, हाँ, तो जो उन्होंने दिया है, गांधी जी भी बैरिस्टर थे। नहीं, ये कहना ठीक उचित नहीं। गांधी जी बैरिस्टर थे और नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, तो सवाल उनके बैरिस्टर होने का ना होने का नहीं है, उन्होंने काम क्या किया, ये है सबसे बड़ा सवाल। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल किया तो गांधी जी ने उस अधिकारों को छीनने के लिए उपवास किया। ये काम गांधी जी ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत काम किया। तो गलत काम के लिए गांधी जी को दोष दिया जाना चाहिए, आज़ादी हासिल करने के लिए गांधी जी को श्रेय देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वीर सावरकर की तरह मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस पर आपका क्या कहना है? किसके आधार पर? वीर सावरकर जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में उनको जेल चले गए थे, हाँ। माफ़ी मांगा था उन्होंने कि मैंने अंग्रेजों के सामने, तो इस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा इस भाजपा सरकार के साथ। नहीं, मूल मुद्दा क्या है कि राहुल गांधी ने ये बयान कर्नाटक में दिया था जी, और कर्नाटक आता है साउथ इंडिया में जी, और सूरत जो है गुजरात में आता है। जी। तो कर्नाटक के कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। सूरत जो है गुजरात में है, क्षेत्राधिकार की दृष्टि से, जुरिडिक्शन के दृष्टि से सूरत के कोर्ट को अधिकार नहीं है। ये गलत काम किया सूरत के कोर्ट ने। पहले सूरत के कोर्ट ने ये जजमेंट देना चाहिए था कि यह केस कर्नाटक में उन्होंने बयान दिया, ये केस हमारे जुरिडिक्शन में आता है या नहीं आता है, इस पर पहले फैसला देना चाहिए था। ये गलत काम किया, ये रिजेक्ट हो जाएगा उधर। क्या आप क्षेत्राधिकार के आधार पर रिजेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। क्या आपकी पार्टी आती है इस सप्ताह में तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेगी नहीं करेगी? क्या ठेकेदारी प्राइवेटाइजेशन तो हमारे लोगों के हक में नहीं है।
इसलिए प्राइवेटाइजेशन के तो हम जब से शुरू हुआ 90 से धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है राहुल गांधी के बारे में। जो सवाल अब तक किसी ने नहीं उठाया है, इस्लाम जी ने उठाया है इलेक्शन के खिलाफ। और जनरेटर या बैटरी लगाना चाहिए और माइक तो बैटरी पर चलाया जा सकता है, तो हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक हर हालत में पहुंचाई जा सकती। हो गया साथियों, मैं आपको बता रहा था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? निर्णय में लिखा कि ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं कर सकती। फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकती। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं कर सकती। तीनों शब्दों का मिलाकर एक अर्थ निकलता है कि ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करके घोटाला करती है। तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है और चोरी करके जिसको आपने वोट दिया उसके नाम पर जमा होने के बजाय वो किसी और के नाम पर जमा कर देती है। हारने वालों को जिता देती है, जिताने वालों को हरवा देती है। ये है ईवीएम मशीन का कमाल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, मैं कोई बगैर सबूतों की बात नहीं कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहां बैठे हुए किसी को भी दोबारा साबित करने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय कर लिया ईवीएम में घोटाला होता है। अब किसी और को साबित करने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो। क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसा कह सकते हैं यहां से जाने के बाद, आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं नहीं, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। को छानबीन किया, छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। छानबीन करने के बाद फैसला दिया, सबूतों को छानबीन करने के आधार पर फैसला दिया। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उसमें से किसी ने भी ईवीएम की छानबीन की? देखने को नहीं मिलता छानबीन करने का क्या, देखने को नहीं मिलता। चुनाव आयोग किसी को ईवीएम मशीन देखने तक के लिए नहीं, छानबीन तो दूर की बात है। तो इस तरह से किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो ऐसा मानता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, किसी ने भी ईवीएम की मशीन को छानबीन करके अपनी राय नहीं बनाई, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। तो सारे देश भर के लोगों में आवाज जा रही है और सारे दुनिया और देश के लोग देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सारे के सारे गधे की औलाद है। आपको थोड़ा और समझाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, गधा है वो, इसलिए उनको
जवाब देना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया तो हमें साबित करने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट तो भारत के संविधान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। नागरिकों को ईवीएम मशीन की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को है। कानून भी तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। अरे समीक्षा करने की तो छोड़ो, चुनाव आयोग आपको ईवीएम मशीन बूथ के बाहर देखने भी नहीं देती। बूथ में ही आपको देखने देती है, और वो भी केवल फोटोवा डालने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए नहीं देती है। ये मालूम होना चाहिए हमारे लोगों को। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, आप साबित करके दिखाओ, तो आपको कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है ईवीएम में घोटाला होता है, अब किसी दूसरे आदमी को साबित करने की जरूरत नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद जो ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, जो लोग ऐसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद ऐसा कहते हैं, वो सभी के सभी गधे की औलाद है। आपने सुना नहीं, ऐसा लगता है आप लोगों ने शायद सुना नहीं, एक बार और बोल देता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में घोटाला होता है, ऐसा फैसला देने के बाद भी जो ऐसा कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, जो ऐसा कहते हैं वो सारे के सारे गधे की औलाद है, सारे के सारे रह गया। दुनिया भर में रुसवा कर डाला भारत को उन्होंने, दुनिया भर में रुसवा, फैसला इनका देख के सारी दुनिया है हैरान। कैसा है ये हिंदुस्तान, कैसा है ये हिंदुस्तान, कैसा है ये हिंदुस्तान, कैसा है ये हिंदुस्तान। शर्मिंदा है आज मेरे गुलशन की डाली डाली, शर्मिंदा है आज मेरे गुलशन की डाली डाली। छाई हुई है मुल्क में अपने हर जानिब बदहाली, छाई हुई है मुल्क में अपने हर जानिब बदहाली। आएगी मासूम गुलों के रुख पे कैसे लाली, आएगी मासूम गुलों के रुख पे कैसे लाली। होता है इस मुल्क में जारी रोज नया फरमान, कैसा है ये हिंदुस्तान, कैसा है ये हिंदुस्तान। हिंदू हवा दान दक्षिण हिंदू हवा, फिर नाही कोण बिंदू हवा। फुदनिया पानी जन पीछे आए बहुजन, इहे बात दुखड़ा। फुदनिया पानी जन पीछे आए बहुजन, इहे बात दुखड़ा। मुसलमान गया और हम उन लोगों से आज मुसलमान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, मुसलमान भाई बार बार कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन में गाना गाते हैं, क्या आपको याद नहीं है? मेरे अगने में तू कैसे गाता है? मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी भी बीना की उसका भी बड़ा भाग है। गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है। तो कहने का मतलब यह है मुसलमान भाई लोग, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि जब ये हिंदुस्तान रहेगा तो इस हिंदुस्तान में मुसलमान की जरूरतें क्या है, बौद्ध की जरूरत क्या है, जैन की जरूरत क्या है, सिख की जरूरत क्या है। क्या दिमाग पगला गया है? दिमाग में कुछ नहीं आता है? बार बार आप तो हिंदुस्तान कहते हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? हम हिंदुस्तान कह सकते हैं, अरे हम तो हिंदुस्तान जब कहते हैं
हिंदू नहीं हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आप हिंदू कहना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आजाद हो जाएंगे। और आप लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं एक फार्मूला बता दूं। रात में मेरे सपने में बाबर विश्राम साहब आए थे। उन्होंने कहा क्या कहा, मुझसे कहा कि जिस संविधान की रक्षा तुम करना चाहते हो, हम जरूर करना चाहते हैं। तुम संविधान की रक्षा करना चाहते हो, हम जरूर करना चाहते हैं। क्या तुम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हो, हम जरूर करना चाहते हो। एक ही काम कर दो, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत पार्टियां हैं उनको वोट देना बंद कर दो, संविधान की रक्षा हो जाएगी और लोकतंत्र की रक्षा हो जाएगी। मैं इसी के साथ में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अगर पिछड़ी जात के लोग अगर एक तरफा हो जाते हैं तो भी हम 2.5% वोट से हम जीत जाते हैं, क्योंकि 50 और 50% हम 52% होते हैं। तो वो दुश्मन हमारे अगर सभी लोग मिल जाए तो भी दुश्मन 47% ही जा रहा है, लेकिन हम लोग 52% हो रहे हैं। लेकिन हमारा स्थिति क्या है, हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, हमारी स्थिति क्या है कि जब रिसोर्स का आय का प्रमुख साधन क्या है, जल जंगल जमीन, उसमें मात्र हम जल जंगल जमीन में मात्र हमारा हिस्सा कितना बना है, हमको हक कितना मिला है, मात्र 6%। और जो 15% है उनका हिस्सा कितना बना है, 94%। 94% उसका हिस्सा बना है। और नौकरियों में हमारी स्थिति क्या है कि हम 85% के लोग हैं जो आज तक नौकरियों में सिर्फ 11% हैं, और जो 15% के लोग हैं वह नौकरियों में 89% हैं। लेकिन हमें शर्म नहीं आती। हम क्या करते हैं, हमारा अधिकार कर्तव्य सब छीन लिया गया, हमको नीच घोषित कर दिया गया, हमारे हक को सारे लोग खा भी गए और हमको दोषी भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक ब्राह्मण जब गांव में जाता है तो पिछड़ी जातियों के लोग में बिंद और कोयली के पास जाता है तो कहता है कि अरे बटवा का तो हो बैठा हुआ तो हार हकवा तो कुल अहिरा खा लेना तो, अब वो तो मान जाते तो कुल अहिरा खा जाना। और इसी तरह से धोबी के पास जब लोग जाते हैं, वही ब्राह्मण धोबी के पास जाता है और मेस्तर के पास जाता है और छोटी छोटी जातियों के पास जाता है, तो उनको भड़काता है कि तुम्हारा हक तो सब चमारा खा गए। और जब सबके चमार और अहिर सबके पास जब 85% के लोग जब ब्राह्मण के पास जाता है तो कहता है कि तुम्हारा हकवा तो कुल मुसलमान खा गए। लेकिन हमारे लोग ये पता नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में कौन हमारा हक खा रहा है। तो अगर इस पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है, जिस दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से इस देश के मूल निवासी बहुजनों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा गया संविधान सेफगार्ड के तौर पे है, सुरक्षा कवच के तौर पे है। अगर संविधान हमारा सुरक्षा कवच है तो हमें उस सुरक्षा कवच की हिफाजत करने के लिए और उसे सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर बावन मेश्राम साहब के साथ आना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा और आने वाली नस्लों के अस्तित्व और वजूद को बचाने के इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बातें कहते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए अपनी बातें खत्म करूंगा। यहाँ मातृशक्तियां बैठी है, इसलिए मैं कहा करता हूँ ये भारत की भूमि है, ये हमारे पुरखों की भूमि है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते बड़ा नहीं करते, बुद्ध और भीम और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। आपने मुझे समय दिया, इसके आभार।